नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर ने एक बयान दिया है और बयान यह दिया है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर अब पूरी दुनिया उनका साथ नहीं दे रही है। उन्होंने ये अफसोस जाहिर किया इस बात को लेकर कि जिस तरह से कुछ वर्षों पहले तक कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान हर मंच से उठाता था, या जब भी कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनसे मिलने आता था या पाकिस्तान से कोई मिलने जाता था, तो दोनों देश जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन जरूर देते थे और इस बारे में कहते थे भाई ये जो मुद्दा है ये हल होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान सेना अध्यक्ष का यह बयान दर्शाता है कि पाकिस्तान किस कदर हताश और निराश हो चुका है। और दोस्तों, न केवल हताश और निराश हो चुका है, बल्कि ये उस बंदर की तरह है जो वो मरा हुआ बच्चा होता है उसको अपने सीने से लगाए रखती है जब तक वो हड्डी होके बिल्कुल सूख नहीं जाए और बिल्कुल एकदम आप ये कहें कि बेजान तो वो पहले ही हो चुका होता है और बिल्कुल एकदम जर्जर नहीं हो जाए। तो पाकिस्तान की हालत यही है, उस बंदर के बच्चे की तरह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अपनी जो रट है वो रट अभी तक नहीं भूला है और अब उस पर यह अफसोस जाहिर कर रहा है। और मैं ख़ास तौर से आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भारत के कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का जिन लोगों ने साथ छोड़ा है, जिन देशों ने छोड़ा है साथ, उसमें 57 इस्लामिक देश हैं। कुल पूरी दुनिया में जो इस्लामिक देशों की संख्या है वो करीब 57 है। और उन 57 देशों में जो इस्लामिक देश हैं, और पाकिस्तान खुद भी इस्लाम के नाम पर भारत से अलग हुआ है, वो देश भी अब पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो इस मुद्दे पर यदि पाकिस्तान उनसे कहता है तो वो कहते हैं भाई दोनों देश मिलकर द्विपक्षीय हल करें। जिस तरह से पिछले दिनों सऊदी अरब ने ये कह दिया पाकिस्तान को, जब सऊदी अरब में पाकिस्तान का दौरा हुआ, यहाँ के राष्ट्रपति गए वहाँ पर, प्रधानमंत्री वहाँ पर गए शहबाज शरीफ, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया मोहम्मद बिन सलमान ने कि ये मुद्दा दो पक्षीय है और आप दोनों मिलकर इसको हल करें। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान इसको हल तो करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान तो इसकी आड़ में आतंकवादियाँ गतिविधियाँ लगातार भारत में जारी कर रहा है। कश्मीर में आपको पता है आए दिन कोई ना कोई वारदात, हालांकि अब उतनी नहीं होती है, सरकार ने और सुरक्षा बलों ने वहाँ पर ज़बरदस्त सख्ती कर रखी है और सुरक्षा पर नियंत्रण बढ़ा रखा है। इसलिए पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों में तो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहा कश्मीर में। लेकिन इसका रंज पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर है कि अब कश्मीर पर पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ चुकी है। और दोस्तों, निश्चित तौर पर साथ छोड़ने के जो कारण है, उसमें कारण जो सबसे बड़ा ये है वो पाकिस्तान भिखारी है। आप भिखारी कोई और चीज़ की डिमांड नहीं कर सकता। जब आप किसी से भीख मांग रहे हैं कि हमको अब खाना खाना है, हमारे देश को रोटी पानी कपड़ा मकान चाहिए और हमको जिंदा रहना है ऋण पर, तो जब आप ऋण की बात करते हैं या भीख मांगने की बात करते हैं तो फिर आप कोई कंडीशन उनके सामने नहीं रख सकते, कोई शर्त नहीं रख सकते। और जहाँ तक भारत का सवाल ये है कि लोग, दुनिया के देशों ने, मैं ख़ास तौर से इस्लामिक देशों की बात करूँ तो उन्होंने क्यों कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। दरअसल हर देश का फोकस अब खुद के ऊपर है और कोई भी देश अपने देश को आगे ले जाना चाहता है। किसी भी दो देश के बीच में यदि कोई झंझट, कोई विवाद चल रहा है, वो उसमें नहीं पड़ना चाहता, खास तौर से उनमें से यदि किसी एक देश से उस तीसरे देश को फायदा हो रहा हो। तो निश्चित तौर पर आपको पता ही है कि भारत से अब अरब देशों के संबंध हैं, जो खाड़ी देशों के संबंध हैं, वो बहुत मजबूत हो चुके हैं। चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, जितने भी देश हैं खाड़ी देशों में, ईरान हो, जितने भी और जो कंट्री हैं, वो लगातार भारत से अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करते जा रहे हैं और उनको दरअसल भारत में अपना भविष्य नज़र आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि खाड़ी देशों की जहाँ तक बात करें तो उनके तेल के जो कुएँ हैं वो एक दिन सूख जाएंगे, तो उनको उस भविष्य के लिए सोचते हुए भारत में असीम संभावनाएं दिख रही हैं, अपने निवेश की दिख रही हैं, अपने व्यापार की दिख रही हैं। और यही वजह यह है कि सऊदी अरब ने अपने आप को पूरी तरह तब्दील कर लिया है। यही सऊदी अरब जहाँ कभी शरिया कानून लागू होता था कि चोरी करने पर हाथ काट दो और सज़ा दे दो और तमाम तरह की जो सख्त जो इस्लामिक कानून है
वो वहाँ लागू थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके मोहम्मद बिन सलमान ने वो सारे हटा दिए। तो अब दुनिया का फोकस इस तरफ नहीं है कि केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर या भौगोलिक जो सांस्कृतिक भौगोलिक कारण है उनके नाम पर कोई किसी को समर्थन देने के लिए राजी नहीं है अब। तो ऐसी हालत में निश्चित तौर पर जब दो देश राजी नहीं है तो उसमें पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। और भारत राइजिंग स्टार है, भारत तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है। यह बात खुद एक पाकिस्तानी सांसद संसद में कह चुके हैं कि एक तरफ भारत सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान लगातार भिखारी से और आला दर्जे का भिखारी बनता जा रहा है। तो यह दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। अवाम वहाँ पर तराई तराई कर, इसका गम नहीं है। आसिफ, देखिए मज़ेदार बात और देखिए आप, आसिफ मुनीर को इस बात का तो रंज है, इस बात का तो उनको मलाल है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक देश भारत के कश्मीर पर उनका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन खुद के देश में क्या हो रहा है इस बात का उनको ना कोई अफसोस है, ना कोई आत्मग्लानि है उनको। आप जानते ही हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो सैकड़ों लोग वहाँ पर पिछले कई सालों में गायब हो चुके हैं और उनकी महिलाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने धरना प्रदर्शन किया, अपने परिजनों की तस्वीरें ले लेकर कि ये बताएं, यहाँ की खुफिया एजेंसी बताए, यहाँ की पुलिस बताए, पाकिस्तान की सरकार बताए कि ये लोग कहाँ चले गए। महंगाई, बेरोजगारी की हालत ये है कि भिखारियों की फौज पाकिस्तान में लगातार बढ़ती जा रही है और यहीं पाकिस्तान में नहीं बल्कि यहाँ से वो बाकायदा विदेशों में भीख मांगने जा रहे हैं और जब वहाँ की सरकारों पर उनकी नज़र पड़ जाती है तो उनको वो जेलों में बंद कर देते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था इस बात का कि ईरान और सऊदी अरब की जेल में जितने भी लोग बंद हैं भिखारी, उनमें से 80% पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं लगभग वो बेइज्जती कराते हैं अपनी। यही वजह है कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वे उसका स्तर विश्व के निम्नतम स्तर पर है। वो जो नीचे से जो 5वां स्थान है उन 5वें स्थानों में वो पाकिस्तान का पासपोर्ट है। अवाम की हालत ये है कि बेरोजगारी और महंगाई से लगातार जूझ रही है। आप जानते ही हैं वहाँ पर पेट्रोल के दाम 300 रुपये लीटर हैं। जो पेट्रोल हमारे यहाँ 100 रुपये के आसपास है वो पाकिस्तान में 300 रुपये लीटर है। ये इन सब चीज़ों पर इनका फोकस नहीं है पाकिस्तान का, चाहे वो आर्मी जनरल हो चाहे पाकिस्तान की सरकार हो। इन इश्यूज़ पे वो बात नहीं करना चाहते। इन पर वो डरते हैं कि आवाम हमसे सवालों का जवाब मांगेगी। जो आम लोग हैं, मतदाता हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सवालों के और जवाब मांगेंगे। और दोस्तों वो सवालों के जवाब इनके कहें या नहीं कहें वो सवालों के जवाब मांग रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं इनसे कि आप कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं, आप देश में बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, देश के में अंदर जो जातीय हिंसा है, जो धार्मिक हिंसा है, सिया सुन्नियों में आपस में जो हिंसा है, इनके अंदर जो इतने सारे वर्ग विभेद हैं उनमें जो आपस में हिंसा है, अहमदिया मुसलमान हैं उनको ये मुसलमान नहीं मानते, उनका कत्लेआम पूर्व में भी ये कर चुके हैं। इसी तरह बलूच लोग जो है वो अपनी आज़ादी और स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उनको खाना चाहिए 2 वक्त का, वो अन्न मांग रहे हैं वहाँ पर। पिछले आपको मैं बता चुका, एक वीडियो में जिक्र किया मैंने, पाकिस्तान की सरकार ने उनको जो सब्सिडी दी जाती थी राशन में, अन्न के रोटी के लिए जो सब्सिडी दी थी वो वापस ले लिए। वो त्राईमाम करके सड़क पर आ रहे हैं और वो सवालों के जवाब सरकार से मांग रहे हैं। वो आसिफ मुनी से भी सवाल कर रहे हैं। वो सवाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मुद्दे पर पाकिस्तान के अवाम ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है, किस तरह से उन्होंने अपने गुस्से का और रोष का इज़हार किया है कि ये किस मुंह से कश्मीर की बात करते हैं। ये पूरी तरह भिखारी बन चुका है, इसको कश्मीर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब ये किसी का पेट ही नहीं भर सकते तो ये देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की बात कैसे कर सकते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को पूरा, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और दोस्तों इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कश्मीर को लेके। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कश्मीर के ऊपर खामोश है। पहले चीन की बात करें, ईरान की बात करें, तुर्की की बात करें, कश्मीर पे आवाज़ बुलंद करते थे, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते थे, पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे। लेकिन अब काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि कोई भी कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं करता। कश्मीर को लेकर सबने खामोशी जो है वो बना रखी है। क्या कहना चाहेंगे आप आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट पर? यार अगर मेरे अपने घर में फाके हो
तो मैं आपके घर में भी फाकी हो, सबसे पहले मैं अपने बच्चों के बारे में, अपनी ज़ात के बारे में, अपने पेट के बारे में सोचूंगा, ना कि आपके बारे में। चाइना बेचारा खुद फंसा हुआ है, ताइवान उससे उन्होंने लिया हुआ है, वो चाह रहे हैं कि भाई ताइवान हमारे साथ दोबारा से मिल जाए। और ऊपर से ईरान की आप बात करते हो, वहाँ पर बलोची उठे हुए, वो भी कहते हैं कि भाई हमने ईरान को तोड़ना है, जिस तरह हम पाकिस्तान में आज़ादी चाहते हैं। और तुर्की की बात करते हो, टर्की की, वहाँ पर भी लोग उठे, वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि यार हमारा एक अलग से वतन बने। तो कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। और जहाँ पर आप मकबूजा कश्मीर की बात करती हो ना, इंडियंस ये कहते हैं जो कश्मीर पाकिस्तानियों के पास है, वो फिर मकबूजा कश्मीर है पाकिस्तानियों का, वो ये कहते हैं कि भाई ये वाला जो कश्मीर है वो हमने लेना है, और आप कहते हो कि हमने वो वाला कश्मीर लेना है। भाईजान आपकी हैसियत क्या है, आपके पास है क्या, आप कर्जों में डूबे हुए हो। कश्मीरों को अच्छा अभी देखिए, वहाँ पर पेट्रोल का लीटर 80 रुपये और यहाँ पर 300 रुपये। अब वो पागल जो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, वहाँ पर उनके पास फैसिलिटीज़, वहाँ पर उनके पास इन्वेस्टर्स, वहाँ पर उनके पास इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर उनके पास टूरिज्म के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। पाकिस्तान में क्या है, कोई टूरिस्ट आता है उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। फॉरनर्स को कहते हैं आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, पंजाबियों को कहते हैं आप बलूचिस्तान नहीं जा सकते, और बलोचों को कहते हैं आप पंजाब नहीं आ सकते। यानी एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के हमारे हाथ से बलूचिस्तान ना निकल जाए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो सब आपके पास आने को तैयार है, सबके आपके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, सब आपको रिस्पेक्ट की निगाह से देखेंगे। मगर दूसरी तरफ अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, आप मेहमानों को क्या, आप अपना पेट नहीं पाल सकते, तो मेहमान क्या खाक आएंगे आपके पास, क्या खाक यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे? पहली बात यह है आपने खुद को स्टेबल करना है। पहली बात यह आपने आम आदमी नहीं बनना। सैयद मुज़म्मिल शाह की एक बात है कि आम आदमी नहीं बनना है यहाँ पर। और मैं पाकिस्तान से भी ये कहता हूँ कि आम मुल्क नहीं बनना आप लोगों ने, वरना आपकी कोई हैसियत नहीं बचेगी। खुदा की कसम अफगानी भी आजकल हम पे आंसर है कि भाई इनकी क्या औकात है, तो पहले हमें नमक हराम कहा करते थे, अब हमारा मुल्क इनसे अच्छा है, ना कर्जों में डूबा हुआ है, अमन अमान भी आप रहे, खुशहाली भी आप रहे। इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। हमारे अगर कोई ज़मीन है हम ज़बरदस्ती ले सकते हैं, हमारे पास पावर है, गैरत है, हम जहाद करने को तैयार है। ये तो खुद को मुजाहिदीन कहते हैं, खुद को कहते हैं कि भाई हमने ग़ज़वा उहद भी लड़ना है, हमने ये भी कर लेना है, और हम इमाम मेहदी की फ़ौज में से होंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखती है। हकीकत यह है कि हम एक करप्ट अवाम है, हमारे पास ना दीन है, ना ईमान है, ना सोच है, ना अकल है, ना खौफ है। अच्छा, आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि मसला कश्मीर ही दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से हमारी तजारत भी बंद हो गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई भी बातचीत नहीं हो रही, तजारत भी नहीं हो रही। आपको लगता है क्योंकि अब नई सरकार जो है पाकिस्तान के बड़े ज़ोरों शोर के साथ चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, दोनों में ट्रेड हो, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा? यार कश्मीरियों को ना आप लोग रहने दो, इनको जीने दो बेचारों को, वो उनका मसला ही नहीं। आप बार बार कश्मीरियों को बीच में ला देते हो, उनकी ज़िंदगी आप लोगों ने अजीरम बना के रख दी है। ना वो इंडिया में रहने के काबिल है, ना वो पाकिस्तान आने के साथ तैयार है। चाहे वो आज़ाद भी हो जाए, फिर इनके लिए भी बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने तमाम तर हमसाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छी डिप्लोमेसी के साथ काम ले, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, चाइना हो। हमें इन सब का ख्याल रखना चाहिए, इन सब के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए। हमें इसराइल को या फ़लस्तीन को या कश्मीर को फोकियत देने से पहले अपनी कौम के, अपने लोगों के, अपनी आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि भाई इनकी क्या हालत है, इन पर क्या गुजर रही है। यहाँ पर गुर्बत की 40% से बढ़ चुकी है, पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और आपको पड़ी कभी इसराइल की, कभी कश्मीर की, वो बिल्कुल सही। आप फेवर करें वो तब जब आपकी कोई हैसियत हो, जब आपके पास कोई मकाम हो, कोई रुतबा हो, कोई स्टेटस हो। जब आपके हाथ खुद ही खाली हो, आप जाके दर दर टोकरे खाते रहे, लोगों से भीख मांगते रहे, तो फिर आप क्या इनके लिए स्टैंड ले सकते हैं? एक्चुअली ये जो आर्मी साहब ने ये जो बता दिया, स्टेटमेंट दिया, ये बिल्कुल दुरुस्त का है। अभी जो रिसेंट 21st सेंचुरी में ये जो कश्मीर काज के ऊपर कोई भी वार की कोई भी फार्म पे कोई बात नहीं हो रही है, तो इसमें यह है कि हमारी जो सबसे पहले इसकी बैन रीज़न ये हो सकती है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो बैकवर्ड है। ठीक है, इस वक्त ये दूसरा फैक्टर ये हो सकता है राइजिंग ऑफ जो इंडिया है, राइजिंग ऑफ इंडिया। इस वक्त इंडिया फ्लो पे जा रहा है वर्ल्ड पे ना, इसकी जो मेजर पावर के साथ रिलेशन अच्छे हैं, फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, और उसने जो 135 और 170 का आर्टिकल पास किया, इसके बाद फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के ऊपर कोई वर्ल्ड के बड़े पावर बात करने के तैयार नहीं है। अब आप देखें ना कि इंडिया ने कितनी आसानी से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और हम लोग कुछ नहीं कर सके। किसी मुल्क ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, इंडिया ने जो करना था वो कर दिखाया। एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट आती हैं वो अनस्टेबल आती हैं और सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के आती हैं। इसमें यह है कि आपका जो डेमोक्रेसी फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है बहुत वीक है। अब देखें हम ये फॉरेन पॉलिसी और जुडिशरी हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमज़ोर है। इस वक्त डेनमार्क और अफ़गानिस्तान को छोड़कर बाकी तीसरे नंबर पर हम हैं लॉ एंड ऑर्डर में। और दूसरी बात ये है कि हम कश्मीर के इशू पर इसलिए बात नहीं कर सकते कि हमने अपना इकनॉमिकली स्ट्रांग नहीं किया, फॉरेन पॉलिसी हमारी स्ट्रांग नहीं है, और हमारी जो लीडरशिप है वो
इंटरनेशनल फारम में जाकर बात नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो इंटरनेशनल फारम है, यूएन की जनरल असम्बली होती है, उसमें हमारा आवाज़ उठाने वाले को अच्छा सा लीडर हो, ताकि कश्मीर पे हमने कब आवाज़ नहीं उठाई, मुझे आप ये बताएं मेरे भाई। हम हर इंटरनेशनल फर्म पर जाके कश्मीर के लिए तो आवाज़ बुलंद करते हैं। हम जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पे जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी बड़े लीडर से मिलने जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो हम सिर्फ मसला कश्मीर पे ही तो बात करते हैं और पाकिस्तान के किसी मसले पर बात नहीं होती। एक्चुअली आपको शायद मेरे ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। हम कश्मीर इशू को छोड़कर आजकल हम कहते हैं हमें थोड़ा सा कर्जा दे दो, हमने गवर्नमेंट चलानी है। असल में हम कश्मीर इशू तो हम ना, हमारा जो स्टेटमेंट है हम बाहर जाते हैं कश्मीर इशू, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हम मांगने जाते हैं। अगर हमारे इकनॉमिकली स्ट्रांग हो, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो, कश्मीर का इशू तो ऑलरेडी हल होना है। कश्मीर का इशू इंटरनेशनल इशू है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होना है, इसके ऊपर वर्क की ज़रूरत है। अब कश्मीर का के ऊपर हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री बैठी है वो इसके कोई स्टांस देखा है अभी तक? आपने नहीं देखा। हमें चाहिए कि कश्मीर के इशू पर जो इंटरनेशनल फारम है उनके ऊपर हमारा आवाज़ अच्छे से उजागर हो, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं 57 वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे कश्मीर के ऊपर, ठीक है। कश्मीर के ऊपर जो काज है, ये कश्मीर काज के ऊपर जो इस्लामिक कंट्री है वो हमारे सपोर्ट करें, और हम कोई इंटरनेशनल फारम के ऊपर जाकर बात करें तो हमारे लिए सपोर्ट के लिए कोई कंट्री मौजूद हो। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान स्टैंड कहाँ करता है। आपकी डिप्लोमेसी के रूल्स क्या हैं, आपने ये डिफ़ाइन करना है। अब जो हमारे मुल्क की इस वक्त मईशत की है ना हालत, तो हम इस पे कुछ कह नहीं सकते। अब ये देखें कि इंडिया अगर कश्मीर पर कब्ज़ा कर रहा है, चाइना हमारा साथ क्यों दे? हमने सी पैक पे क्या काम किया ये बताएं। सी पैक को हमने बंद करने की कोशिश की है। तो मामला ये है कि इसे देखना तो पड़ेगा, लेकिन पहले मुआशी तौर पर हमें मजबूत होना है, उसके बाद हम ये काम कर सकते हैं।